यस, कैसे हो सारे लड्डू और पेड़ो। आशा करता हूँ बड़े शानदार बड़े मजे में होगे, बहुत सारी ताबड़तोड़ मेहनत भी कर रहे होगे। और खूबसूरत सा अध्याय है फार्मेकोलॉजी का। जी हाँ बच्चों, फार्मेकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट थर्ड सेम में आप लोगों के, जिसके अंदर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डर आप लोगों को इसी सब्जेक्ट से लगता है पूरी नर्सिंग के अंदर। फार्मेकोलॉजी एक ऐसा अध्याय है जो बच्चे अक्सर कोशिश करते हैं कि बस पास हो जाएं, इसको पढ़ना ना पड़े, इसमें दवाइयाँ याद ना करनी पड़े, समझना ना पड़े। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आ भी जाता है, कुछ बच्चों को दवाइयाँ याद हो जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ, सर इसको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, एग्ज़ाम में इसको लिख के कैसे आना है। नर्सिंग के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत फार्मा को कैसे लिखें सर, क्या ऐसी चीज़ें ऐड करी जाए फार्मा के अंदर जिससे थोड़ा आसान हो जाए फार्मेकोलॉजी को। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चंदन शर्मा बच्चों, आप लोगों की फार्माकोलॉजी फैकल्टी एंड सोशियोलॉजी फैकल्टी। तो हम लोग फार्मा पढ़ेंगे यार। एंड बस एक वादा करो मुझसे प्यारा सा, ये वादा ये है कि आप लोग जो मैं पढ़ाऊँगा उसको रिवाइज़ करोगे बस अच्छे से। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना पढ़ोगे, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा उस तरीके से उसको समझोगे बस। ये एक बेसिक सी अप्रोच अपना लो आप लोग, बाकी की जिम्मेदारी मेरी। फार्मा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दूंगा पक्का, ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ। फार्माकोलॉजी बच्चे मुझसे कंपटीशन में भी पढ़ते हैं। मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन, हमारे जो नाइटेंगल बैचेज है उसमें हम फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा नो डाउट थोड़ा सा, बट हम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कुछ हंसी मजाक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम की टेंशन लेनी नहीं है। और एक और बात मैं आप लोगों को पहले से क्लियर कर दूं कि लगभग जो बच्चा, फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे मुझसे फार्मा पढ़ रहे हो थ्योरी के अंदर, तो लगभग आपका 70% पोर्शन कंपटीशन का भी कवर हो जाएगा। 100% मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों के कॉलेज के लेवल पे मैं इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा कि हम कंपटीशन के लेवल की बातें करें। वो आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वहाँ पे मुझे लगता है आप लोग परेशान हो जाओगे थोड़ा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेवल थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के एग्जाम्स को देखते हुए। बाकी लगभग 70% की गारंटी है कि 70% आप कंपटीशन के लिए भी तैयार हो जाओगे इस फार्मा को पढ़ के। शुरू करते हैं। आप लोगों का लेक्चर 1 है फार्माकोलॉजी का बच्चों, एंड जो टॉपिक है आज दैट इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में सबसे पहले आपको टॉपिक्स बता देता हूं कि आज हम इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं, है ना। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं कहानी फार्माकोलॉजी की। सबसे पहले हम आज इसके अंदर कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे, जैसे कि हम डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस की बात करेंगे, है ना, कुछ एब्रीवेशन, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बातें करेंगे, ठीक है, ये 4 बातें। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम फार्माकोकाइनेटिक्स, देन फार्माकोडायनेमिक्स, एंड लास्ट के अंदर हम फार्माकोपिया। ठीक है, 4 बातें करेंगे। देखो फार्माकोलॉजी मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ अक्सर, क्योंकि फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा थ्योरीज नहीं होती है, पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है। पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, तुम और मैं अच्छे से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, मज़ा आएगा देखना। तो 4 बातें नो डाउट, पहली यूनिट को कंप्लीट होने में 4-5 दिन लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम कंप्लीट कर देंगे सब कुछ, धीरे धीरे लगेंगे, कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का, और पहले पार्ट में हम डेफिनेशंस, ब्रांचेस, एब्रीवेशन, टर्मिनोलॉजीज, इनकी बातें करेंगे। एंड देन कुछ कुछ बातें फार्माकोकाइनेटिक्स की भी शुरू कर देंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स को भी समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। आओ चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालें डिफिनेशन, और डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है भैया? ब्रांच है ऑफ साइंस, है ना, साइंस की ब्रांच है यार फार्माकोलॉजी, और क्या ही है। और साइंस की ब्रांच है फार्माकोलॉजी, और साइंस की ब्रांच है तो किससे डील करती है, चलो बताओ। अरे साइंस की ब्रांच है, किससे डील करेगी?
बता दो कोई, कौन बताएगा? फार्मेकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस, सुनते जाना, डेट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किन पे? अरे जिंदे इंसान को ही दोगे, मरे हुए को थोड़ी ना दोगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? डेफिनेशन है। कुछ बच्चों को हो सकता है लाइटिंग ना समझ में आए, लाइटिंग तो मैं बोल भी रहा हूँ भैया, बोलते बोलते मेरी बातें सुनते जाना साथ साथ। जिनको लाइटिंग ना समझ आए वो मेरी बातें सुन लेना थोड़ी थोड़ी साथ साथ, तो राइटिंग भी समझ आ ही जाएगी। तो भैया सीधी सी बात है, ये वो ब्रांच है फार्माकोलॉजी साइंस की जो किससे डील करती है? ये दवाई की स्टडी और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से डील करती है, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है मास्टर, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है। किससे बना है? ध्यान से देखना, ये ग्रीक वर्ड है फार्माकोलॉजी, ग्रीक वर्ड है, GREE के ग्रीक वर्ड है। दो चीजों से मिलके बनता है, एक है फार्माकोन, फार्माकोन, सेकंड वर्ड है लोगोस, LOGOS। लोगोस का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, स्टडी करना। लोगोस का मतलब क्या होता है? पढ़ना, स्टडी करना, इसको हम लोगोस बोलते हैं। और फार्माकोन्स, अरे दवाइयों को बोलते हैं। किनकी स्टडी करना? दवाइयों की स्टडी करना, दवाइयों की स्टडी करना फार्माकोन्स। लोगोस का मतलब है स्टडी। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन, है ना, फार्माकोलॉजी की सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स या फिर ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। आओ अगला पॉइंट शुरू करते हैं, अगली हेडिंग है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, कौन कौन सी ब्रांचेस रहने वाली है फार्माकोलॉजी की? अलग अलग ब्रांचेस है। सबसे पहले तो दो ब्रांचेस है जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड इज द फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। थर्ड सेम में आ गए हो, है ना, फर्स्ट और सेकंड सेम पूरा कर लिया है लगभग। कॉलेज वाली थोड़ी जिंदगी तो देख ही ली है। सबसे ज्यादा जिंदगी कॉलेज में फर्स्ट सेम में ही देखते हैं हम लोग। कईयों की बनी होगी, कईयों की बिगड़ी होगी, कईयों की बातें अभी भी चल रही होगी, कईयों को लग रहा होगा जो मिला है वो आखिरी तक रहेगा साथ। समझ गए होगे तुम कि तुम्हारा मास्टर किसकी बातें कर रहा है। तुम्हारा मास्टर तुम्हारी बातें कर रहा है और तुम जिन चीज़ों के चक्कर में पड़े हो आज उनकी बातें कर रहा है। किन चक्कर में पड़े हैं मास्टर हम? तुम पढ़ाई के चक्कर में तो कॉमन सी बात है, नहीं पढ़े होगे अभी, क्योंकि कॉलेज है। तो कॉलेज में पढ़ाई के चक्कर में तो कौन ही पढ़ता है, और कॉलेज में कौन ही आता है पढ़ने के लिए, है कि नहीं? और अगर तुम लोग किसी ठीक ठाक से कॉलेज में हो जहाँ जाने का मन करता है, जहाँ क्लासेस थोड़ी बहुत लगती है, जहाँ थोड़े बहुत बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं अच्छे अच्छे, तुम ऐसे कुछ कॉलेज में हो, तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं सेट हो ही रहा होगा, किसी का किसी से, किसी का किसी से। जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होगा, बट जिनके साथ 1 साल या 6 महीने में प्रोग्राम टूट गया उनके साथ दिक्कत भी हो रही होगी। खैर कोई बात नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब सामने वाली हमारे साथ खेल जाए। अरे सर देखो यार, ऐसे ही पढ़ते हैं हम फार्मा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ फार्मा, क्योंकि मेरा तरीका कुछ ऐसा ही है। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा आपको जो हो सकता है कि आप अगर घर वालों के सामने सुनोगे तो तुम्हें डांट भी पड़ सकती है, ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है। बट मेरा फार्मा याद कराने का कुछ ऐसा ही तरीका है। जब तक फार्मा में उल्टे सीधे एग्जाम्पल नहीं दिए, जब तक उल्टी सीधी बातें नहीं करी, फार्मा याद ही नहीं होती कभी।
तो दिक्कत तब होती है जब सामने वाली काट के चली जाए, चला चला जाए, छोड़ जाए, तब दिक्कत होती है। शरीर के साथ बड़ी दिक्कत होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, समझ नहीं आता अब क्या करें, है ना। बट ये भी मानना ही पड़ेगा कि परिवर्तन जीवन का आधार है। बिना परिवर्तन के जीवन अच्छा नहीं लगता। एक जैसी चीज चल रही हो, एक जैसा सब कुछ हो तो मजा नहीं आएगा जीवन में। परिवर्तन चाहिए ही चाहिए जीवन में, टाइम के साथ चेंजेस आने चाहिए, बट चेंजेस उतने ही अच्छे हैं जितने हम झेल पाए। अगर परिवर्तन हमारे जीवन तक बनाए तो बड़ी दिक्कत है। परिवर्तन से याद आया कि डायनेमिक वर्ड का मतलब ही परिवर्तन होता है। डायनेमिक का मतलब है लगातार चेंज होते रहना, है ना। फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक का मतलब कंटिन्यू चेंज आता जाना, उसको फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। और काइनेटिक्स का मतलब होता है चलना। काइनेटिक्स का मतलब तो समझते हो ना आप लोग, चलना। चल क्या रहा है? हमारा शरीर, हमारी बॉडी चल रही है, हम चल रहे हैं, हमारा सिस्टम काम कर रहा है इसलिए हम चल रहे हैं, हमारा दिल उसके लिए धड़क रहा है इसलिए हम चल रहे हैं। और सॉरी, उसके लिए क्यों, हमारे खुद के लिए धड़क रहा है भैया, हमारे खुद के लिए धड़क रहा है इसलिए हम चल रहे हैं। हमारा पेट काम कर रहा है, हम खाना खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है, तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तुम पढ़ पा रहे हो, तो हम चल रहे हैं। दैट इज काइनेटिक्स। तो अगर काइनेटिक्स की मैं साधारण सी भाषा में एक डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, व्हाट बॉडी, कि हमारा शरीर, है ना, कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। हमारा शरीर, व्हाट बॉडी डज, है ना, हमारा शरीर क्या कर रहा है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। हमारा शरीर दवाइयों के साथ क्या कर रहा है, हमारा शरीर दवाइयों के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट इज डायनामिक, व्हाट इज डायनामिक, उल्टा कर दो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। है कि नहीं? अरे है कि नहीं सर? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है सर, ये तो एग्जाम में जब पढ़ने बैठेंगे तो भूल जाएंगे, वहां पे तो याद ही नहीं आएगा दवाई थी, बॉडी थी, क्या था, कैसे याद करें सर। देखो, डी से होता है डायनेमिक, डी से होता है दिल वाले लोग, और डी से ही होता है ड्रग। तो फार्माकोडायनेमिक में याद रखना कि दवाई क्या करती है शरीर के साथ। फार्माकोडायनेमिक, डी मतलब डायनेमिक, व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। फार्माकोकाइनेटिक, बॉडी क्या कर रही है दवाई के साथ। फार्माकोडायनेमिक, समझ जाओ आप दवाई क्या कर रही है बॉडी के साथ। ये दो डेफिनेशन क्लियर है, बट इन दोनों को तो हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। तीसरा है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, है ना। फार्माकोथेराप्यूटिक तीसरी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, दैट इज फार्माकोथेराप्यूटिक। ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स हो सकता है। स्पेलिंग व पेलिंग चेक करते रहना भैया, जो समझ नहीं आए देख लें। PHARMACO फार्माको थेराप्यूटिक, फार्माकोथेराप्यूटिक, THERAPEU सही है। फार्माकोथेराप्यूटिक, फार्माकोथेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, है ना। थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, तो सीधी सी बात है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इन ट्रीटमेंट, है ना। एप्लीकेशन क्या है दवाई का ट्रीटमेंट के अंदर, इसकी साधारण सी एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स इन ट्रीटमेंट। दवाई का एप्लीकेशन ट्रीटमेंट में क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, थेराप्यूटिक। फिर अगला पॉइंट है, अगली डेफिनेशन आती है कीमोथेरेपी, है ना। अगला पॉइंट है, अगली ब्रांच है फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी। हम बाद में पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर है कीमोथेरेपी। क्या करता है, केमिकल्स, है ना, ऐसे केमिकल्स यूज टू किल ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स। वही तो होती है कीमोथेरेपी, जो सेल्स को किल करे। कीमोथेरेपी किस में काम में लेते हैं, कैंसर में काम में लेते हैं,
अरे कीमोथेरेपी कैंसर में काम में लेते हैं, तो दी ऑर्गेनिज्म यूज टू किल ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स। पर देखो ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स लिखना सही नहीं है कि हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को मारने की कोशिश थोड़ी ना करते हैं, हम नॉर्मल सेल्स को मारने की कोशिश थोड़ी ना करते हैं। तो ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैं पहले गलती करवाता हूं फिर सही करवाता हूं। केमिकल यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैंसर सेल, कैंसर सेल। नो डाउट ये नॉर्मल सेल को भी मार सकते हैं, बट हम तो किस लिए देते हैं, ताकि कैंसर सेल को मार पाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार पाए। ठीक है गुरुजी। फिर आता है टॉक्सिकोलॉजी, है ना, तीसरा फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आती है जो ब्रांच अगली, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक कौन होती है सर, टॉक्सिक बीबी होती है। अरे बाप रे क्या बोल दिया, टॉक्सिकोलॉजी, बीबी नहीं होती टॉक्सिक भाई। टॉक्सिकोलॉजी क्या करना सर, सर स्टडी को ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम टॉक्सिक इफेक्ट देखते हैं, दवाई के एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग और केमिकल, है ना, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और केमिकल, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और केमिकल, है ना, दवाई के एडवर्स इफेक्ट और केमिकल्स के एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करना टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। लिखो इनको पांचों को, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक, फार्माकोथेराप्यूटिक, कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और केमिकल, है ना। जिसको राइटिंग समझना है वो प्लीज कोशिश करना समझने की। फिर आता है अगला फार्मेकोजेनोसी, फार्मेकोजेनोसी छठी ब्रांच है बच्चों, 6 नंबर की ब्रांच है ना, थोड़ा पेन कमजोर कर लेते हैं, 6 नंबर की ब्रांच है फार्मेकोजेनेसी। क्या मतलब है इसका, फार्मेकोग्नोसी का क्या मतलब है, फार्मेकोग्नोसी का क्या मतलब है, कौन बताएगा, कौन है मेरा लड्डू पेड़ा जो सही आंसर देगा। सर जाहिर सी बात है, स्टडी ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ दवाइयां, कहां से हमें दवाइयां मिल रही है ना, पेड़ पौधों से कहां से मिल रही है, स्टडी ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कहां से, नेचुरल सोर्सेज से हम दवाइयां ढूंढ के ला रहे हैं, उसको फार्मेकोग्नोसी बोला जाता है। ठीक है सर। फिर आता है फार्मेको विजिलेंस, फार्मेको विजिलेंस 7th नंबर पे, फार्मेको विजिलेंस 7th नंबर पे लिखो फार्मेको विजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ऐसी स्टडी होती है बच्चों जो हम करते हैं ताकि हम दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट को, एडवर्स इवेंट को प्रिवेंट कर सके, है ना, उनको पकड़ सके। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना, इसको मैं बाद में एडीआर लिखा करूंगा, एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये 7 डेफिनेशन है तुम्हारी, ये 7 अलग अलग ब्रांचेज है फार्माकोलॉजी की। आगे बढ़े क्या, है ना, नेचर एंड सोर्स ऑफ दवाइयां, नेचर एंड सोर्स ऑफ दवाइयां अगली हेडिंग डालें, कहां कहां से हमें दवाइयां मिलती है, क्या क्या नेचर है दवाइयों का, क्या क्या सोर्स है। तो लिखे नेचर एंड सोर्स ऑफ दवाइयां, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स, है ना। देखो यार अलग अलग जगह से दवाइयां मिलती है, कुछ पौधों से मिलती है, कुछ दिल लगाने से मिलती है, कुछ दिल टूटने से मिलती है, बहुत अलग अलग तरीके हैं दवाइयां ढूंढने के भैया। ठीक है, तो एक तरफ लिखना सोर्स, एक तरफ लिखना एग्जाम्पल, सोर्स और एग्जाम्पल, एक तरफ लिखना सोर्स, एक तरफ लिखना एग्जाम्पल। तो हम एक चार्ट बनाएंगे ना, दिस इज द सोर्स, दिस इज द एग्जाम्पल। जैसे हम कुछ बातें करते हैं प्लांट्स,
पौधों से भी दवाइयाँ मिलती है ना, हाँ बहुत सारी दवाइयाँ, मैक्सिमम दवाइयाँ पेड़ों से ही मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। कोई नाम याद आ रहा है आपको प्लांट से मिलने वाली दवाई का? हाँ सर, प्लांट से मिलने वाली दवाई है मॉर्फिन, एट्रोपिन। मॉर्फिन हमें ओपियम पॉपी से बनाते हैं ना, मॉर्फिन हम ओपियम पॉपी से बनाते हैं, मॉर्फिन है ना, ओपियम। ओपियम का पोपी जो होता है, पोपी, ओपियम का पोपी, खेती होती है इसकी ना, इसमें एक फूल आता है, ओपियम में एक फूल आता है, उसको पोपी बोलते हैं, उससे बनती है मॉर्फिन की दवाई। ठीक है, एट्रोपिन भी हम लोग बनाते हैं, एट्रोपिन नाम की दवाई होती है एक, पढ़ोगे आप लोग बाद में, अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटीज करके आए हो तो आपको थोड़ा बहुत सुना होगा। एट्रोपिन, हार्ट रेट कम होने पे हम ये दवाई देते हैं। ठीक है, ये बेलेडोना से मिलती है, बेलेडोना नाम का पौधा होता है, उससे मिलती है। बेलेडोना मस्त पौधा होता है, ऐसे वाला है ना, मस्त पौधा होता है, घर में नहीं उगा सकते बे, पकड़े जाओगे, है ना। अगली बात करते हैं, ओपियम पता है ना, अफीम को बोलते हैं, ओपियम जानते हो ना, अफीम। हाँ हाँ सर, ये सब जानते हैं। एनिमल, एनिमल में इंसुलिन और हिपेरिन, है ना, एनिमल सोर्स है, एनिमल से भी हमें बहुत सारी दवाइयां मिलती है। एनिमल जो मेन दवाइयों के नाम है वो बता रहा हूं बस मैं आपको, जैसे हमको इंसुलिन मिलता है, हिपेरिन मिलता है, इंसुलिन और हिपेरिन ये हमें जानवरों से मिलता है। अगर आपको पता हो इंसुलिन कहाँ से मिलता है, कौन बताएगा? इंसुलिन कहाँ से मिलता है? इंसुलिन जानवरों की पैनक्रियास से मिलता है, और हिपेरिन किसी जानवर की लीवर से मिलता है। तो इंसुलिन हम पैनक्रियास से कलेक्ट करते हैं, है ना, पिग पिग से यूज करते थे, अब तो हम आर्टिफिशियली बनाने लगे हैं। हिपेरिन हमें लीवर से मिलता है, एनिमल्स की लीवर पैनक्रियास से हमें ये दवाइयां मिलती है। छापो, आगे बढ़ते हैं। कुछ दवाइयां हमें मिनरल्स से मिलती है ना, कुछ दवाइयां हमें मिनरल्स से मिलती है। तीसरा लिखें, सोर्स हो गया, एग्जाम्पल है, तीसरा सोर्स और एग्जाम्पल लिखो बच्चों, सेम कंटिन्यू, मिनरल्स। मिनरल से हमें आयरन मिल सकता है ना, और क्या मिल सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। तो बहुत सारी दवाइयां हमें मिनरल्स के थ्रू मिलती है, मिनरल्स के थ्रू मिल जाती है बहुत सारी दवाइयां, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, कुछ सिंथेटिक दवाइयां हैं, सिंथेटिक दवाइयां हैं कुछ जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, सिंथेटिक, सिंथेटिक दवाइयां हैं। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, है ना, एसिटोमिनाफोन, एसिटोमिनाफैन भी बोलते हैं इसको, बाद में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पैरासीटामोल। और लास्ट में है कुछ दवाइयां बायोटेक्नोलॉजी से मिलती है, कुछ दवाइयां हम लोग बायोटेक का यूज करके बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, और कौन सी दवाई है, याद करो याद करो, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हम बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। आजकल हम कुछ और दवाइयां बना रहे हैं जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा बाद में आप लोगों को इसके बारे में, है ना। इसको भी लिखना अभी के लिए सिर्फ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, है ना, ये भी हम लोग बायोटेक का यूज करके बना रहे हैं। तो ये कुछ दवाइयां हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलती है, कुछ सोर्स हैं उसके ना, छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। छापो इसको। छाप लिया, चले आगे, आगे बढ़ा जाए।
सबसे इंटरेस्टिंग चीजें अब आएगी ना, कुछ छोटी मोटी बातें टर्मिनोलॉजी फर्मिनोलॉजी वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बट उनको बताने से पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको बता ही देता हूँ, है ना। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बाद में भी आएगी वैसे, बट अभी भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, है ना। लिखो टर्मिनोलॉजीज, है ना, हेडिंग डालें टर्मिनोलॉजीज। वैसे तो बाद में भी आएगी। जैसे सबसे पहली है असेंशियल ड्रग, असेंशियल ड्रग्स, ये वो दवाइयां हैं जैसे उसका फोन आना जरूरी है या उसका रात को सोने से पहले मैसेज आना जरूरी है, वैसा ही कुछ ऐसा है इन दवाइयों का कि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहने वाली दवाइयां हैं, एसेंशियल दवाइयां जो हेल्थ केयर सेक्टर्स में होनी ही होनी चाहिए हर हाल में। दीज आर द ड्रग, है ना, ये वो दवाइयां हैं बच्चों जो होनी ही होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, ये वो दवाइयां हैं जो होनी ही होनी चाहिए, हर हाल में प्रेजेंट होनी चाहिए। दीज आर द ड्रग्स दैट caters to priority healthcare need of the population, ठीक है। these are the drug that caters to priority, these लिखो यार, लिखो चलो, these are the drugs, फोन आ गया किसी का बीच में, पता नहीं कौन कंपनी वाली थी। these are the drugs that cater to priority, है ना, मतलब प्रायोरिटी पे होनी चाहिए दवाइयां। ये दवाइयां तो हमेशा मिलनी ही मिलनी चाहिए, इनको तो कुछ भी ऐसे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, है ना। प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड, हेल्थ, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है गुरुजी, सही बात है, ये तो होनी ही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये वो दवाइयां होती है जो हमेशा हॉस्पिटल के पास होनी चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल, है ना। दीज ड्रग शुड बी ऑलवेज अवेलेबल, हर हाल में हॉस्पिटल, इसके बिना हॉस्पिटल रह ही नहीं सकता, है ना। तो ये वो दवाइयां हैं, दीज ड्रग्स शुड बी, है ना, ये दवाइयां शुड बी, फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। दवाइयां हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, है ना, नियर बाय एक्सपायरी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन आगे की एक्सपायरी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वालिटी, है ना, हर किसी से नहीं, बिल्कुल एश्योर्ड क्वालिटी के साथ लेते हैं, है ना। तो तीसरा पॉइंट है विद एश्योर्ड क्वालिटी, है ना, एकदम एग्जैक्ट एश्योर्ड क्वालिटी के साथ अवेलेबल होनी चाहिए, हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, और एकदम तगड़ी क्वालिटी की होनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयां हैं, सबसे पहली डेफिनेशन एसेंशियल ड्रग्स। दूसरी होती है ऑर्फन ड्रग्स, है ना, दूसरी दवाइयां होती है ऑर्फन ड्रग। व्हाट इज ऑर्फन ड्रग, है ना, दूसरी डेफिनेशन लिखो, टर्मिनोलॉजीज में दूसरी डेफिनेशन है, सेकंड इज द ऑर्फन ड्रग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्फन ड्रग, अनाथ दवाइयां, ये कौन सी दवाइयां होती है मास्टर, ऑर्फन ड्रग्स, है ना, ये कौन सी दवाइयां होती है बच्चों, ये वो दवाइयां होती है जो बहुत रेयर बीमारियों के लिए बनाई जाती है, जो लाखों में एक आधे आदमी को मिलती है ना बीमारियां, ऐसी बीमारियों को, ऐसी बीमारियों के लिए जो दवाइयां होती है उनको ऑर्फन दवाइयां बोलते हैं। अगर तुम्हें मैं बोलूं कि तुम पढ़ रहे हो अभी, मान लो तुम्हें मैं बोलूं कि भाई एक काम कर, तू ऐसी दवाई बनाना शुरू कर दे, ऐसी दवाई की कंपनी खोल ले जो लाखों में से एक आधे आदमी को ही होती है बीमारी, है ना, लाखों में से एक आधे आदमी को होती है, ठीक है। एक मिनट रुको।
सॉरी, मतलब मैं ऐसी दवाई बनाने के लिए बोलूँ जो लाखों में से एक आधे आदमी को होती है, तुम क्या बोलोगे, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये तो बीमारी लाख में से एक आदमी को हो रही है, हम ऐसी दवाई बना लेंगे तो हमारा खर्चा कैसे निकलेगा, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मास्टर बंद कराना चाहते हो हमारी फैक्ट्री, क्या चक्कर है ये, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए सर, ये तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैंने तो क्या ही कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम पैसा देंगे, क्योंकि ऐसी बीमारियों को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, हर बीमारी, हर इंसान को इक्वल अधिकार है सही होने का, तो ऐसी बीमारियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरकार ने कहा कि आप लोग ये दवाइयाँ बनाओ, कंपनीज को बोला कि आप ऐसी दवाइयाँ बनाओ और हम इसके लिए फंडिंग करेंगे आपको। तो गवर्नमेंट ऐसी दवाइयों के लिए फंडिंग करती है, गवर्नमेंट पैसा देती है कंपनीज को ऐसी दवाइयाँ बनाने के लिए, गवर्नमेंट का खर्चा होता है सारा, क्योंकि ये दवाइयाँ बनानी भी जरूरी है, आप इग्नोर किसी को भी नहीं कर सकते हो। तो ऑर्फन ड्रग्स बच्चों याद रखना, इंक्लूडिंग ड्रग विच आर यूज फॉर रेयर डिजीज, है ना, ऑर्फन ड्रग्स आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर रेयर डिजीज, है ना, ये वो दवाइयां होती है जो रेयर डिजीज के लिए काम में रखी जाती है ना, रेयर डिजीज के लिए ली जाती है, ठीक है। इसका गवर्नमेंट खर्चा उठाती है, गवर्नमेंट फंड करती है इसको, बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है और फंड दवाइयों के बारे में ये वाली, ठीक है। और इनके लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, ये वो दवाइयां हैं जो बहुत कम लोगों को होती है बीमारी, उनके लिए दवाइयां बनाई जाती है। दो डेफिनेशन हो गई, और टर्मिनोलॉजीज होती है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है बच्चों, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। अगली हेडिंग डालें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इसी के अंदर हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टर्मिनोलॉजीज के अंदर ही हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब, जो दैट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज और भी बहुत सारी आएगी, जैसे जैसे आती जाएगी मैं बताता जाऊंगा, अभी एक जगह लिखवाने से कंफ्यूजन हो जाएगी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा होता है, सोचो भाई, कौन कौन से रूट से दवाइयां दे सकते हो, वैसे तो फंडामेंटल का टॉपिक है, बट अब क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा जी, है ना, पढ़ाना तो पड़ेगा। देखो अलग अलग दो टाइप के रूट है, दो टाइप में मैंने इसको बांट दिया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दो टाइप में बांट दिया, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, वैसे फंडामेंटल में आप बहुत डिटेल में पढ़ के आते हो इनको, है ना, बट क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक होता है लोकल रूट, एक होता है सिस्टमिक रूट, है ना, एक होता है सिस्टमिक रूट। देखो दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल एंड सिस्टमिक रूट। देखो यार लोकल रूट तो सिंपल सी बात है, ऐसे रूट हो गए जिसके अंदर हम जैसे नॉर्मल ऑइंटमेंट लगाते हैं ना स्किन के ऊपर, जल जाता है तो स्किन पे ऑइंटमेंट लगाते हैं, कटवट लग जाता है, आंखों में डालते हो, ड्रॉप्स डालते हो, कानों में डालते हो, ये सब लोकल एप्लीकेशंस है, मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे ही असर हो रहा है, जहाँ पे आपने दवाई लगाई उसी जगह पे असर हो रहा है। सिस्टमिक रूट बच्चों सीधी सी बात है, सिस्टमिक रूट वो वाला रूट होता है जो आपके थ्रू पूरी बॉडी पे असर डालेगा, पूरी बॉडी पे काम करेगा, है ना। तो लोकल रूट में तो हम टॉपिकल इंट्राओक्यूलर रूट की बात करते हैं, है ना। लोकल रूट में तो मैं लिख देता हूं कौन कौन से रूट आते हैं, टॉपिकल रूट आ गया, है ना, इंट्राओक्यूलर रूट आ गया, टॉपिकल रूट, इंट्राओक्यूलर रूट आ गया। सिस्टमिक रूट को फिर से हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टमिक रूट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से रूट है सिस्टमिक रूट को दो अलग अलग टाइप में, दो अलग अलग वेराइटीज में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि सर एक तो अगर हम गोली को खा रहे हैं मुंह से, वो पेट में जा रही है, वो भी सिस्टमिक रूट है। एक हम पेशेंट को गोली खिला रहे हैं बट पेट, मतलब दवाई दे रहे हैं बट वो पेट में नहीं जा रही है, वो डायरेक्टली ब्लड में जा रही है ना, वो डायरेक्टली सर्कुलेशंस में जा रही है, हो सकता है वो आईएम रूट से दी जा रही हो सकता है इंट्रा ओशियस रूट से दी जा रही हो, तो वो बहुत सारे रूट है। तो इसमें भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज द एंट्रल रूट एंड सेकंड इज द पेरेंट्रल रूट। वन इज द एंट्रल एंड पेरेंट्रल, तो लिखें भैया एंट्रल रूट
एंट्रल रूट एंड सेकंड इज द पेरेंटल रूट। दो टाइप के रूट होते हैं, एक होता है एंट्रल रूट, एक होता है पेरेंटल रूट। देखो एंट्रल रूट की अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, एंट्रल रूट क्या होता है भैया? सर जी एंट्रल रूट जाहिर सी बात है जो इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा, है ना, जो इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा बॉडी के अंदर, थ्रू इंटेस्टाइन, थ्रू इंटेस्टाइन। ये बिना इंटेस्टाइन के जाएगा, पेरेंटल रूट बिना इंटेस्टाइन के जाता है, पेरेंटल रूट बिना इंटेस्टाइन के जाता है, नॉट थ्रू इंटेस्टाइन, नॉट थ्रू इंटेस्टाइन, अरे बाप, नॉट थ्रू, ठीक है मास्टर, दो बातें समझ में आ गई, एक इंटेस्टाइन से जाएगा, एक बिना इंटेस्टाइन के जाएगा, मतलब एक में तो गोली खिलानी ही पड़ेगी। तो सीधी सी बात है सर, इंटेस्टाइन के थ्रू जा रहा है तो जाहिर सी बात है ओरल रूट हो जाएगा। बट एक और रूट है जो इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है, कौन सा रूट है सर जी? एक तो ओरल रूट है ना, जाहिर सी बात है मुंह से गोली दोगे पेट में जाएगी, पेट से इंटेस्टाइन में तो जाएगी ही जाएगी ना यार। बट एक और रूट है, एंड दैट रूट इज, अरे रेक्टल रूट, है ना, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट से भी आप दवाइयों को लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज सकते हो। अरे सर सोचे ही नहीं थे ऐसा तो, ठीक है। पेरेंटल रूट बहुत सारे हैं, पेरेंटल रूट को मैं फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूं, है ना, एक तो होते हैं इंजेक्टेबल्स, एक होते हैं नॉन इंजेक्टेबल्स। वन इज द इंजेक्टेबल, सेकंड इज द नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल। जैसा चार्ट बनवा रहा हूं वैसा ही चार्ट बनवा के आना, बाकी मैं कम इसलिए बढ़ा रहा हूं इसमें, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप फंडामेंटल में पढ़ते हो, यहाँ पे टॉपिक है तो इसलिए मैं एक बार आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। इंजेक्टेबल में आपके पास आईवी रूट है ना, इंट्रावीनस रूट है, सबक्यूटेनियस रूट है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल में आईवी रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल में आपके पास इंट्रामस्कुलर रूट है, देखना ध्यान से सुनना, आईएम लिख दो ना, आईएम रूट है, आईवी रूट है इंजेक्टेबल्स में, ठीक है। आपके पास सबक्यूटेनियस रूट है, सबक्यूटेनियस रूट है, आपके पास इंट्राओशियस रूट है, आईओ का मतलब है इंट्राओशियस रूट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, नया नाम हो सकता है तुम लोगों के लिए, इंट्रा ओशियस रूट, है ना, इंट्राओशियस, INTRAOSSEOUS, है ना, इंट्राओशियस रूट, सबक्यूटेनियस, आईवी, ये सारे के सारे इंजेक्टेबल रूट्स है बच्चों, है ना, सारे के सारे इंजेक्टेबल रूट है, आईवी रूट है। जबकि नॉन इंजेक्टेबल में आपका सबलिंगुअल ट्रांसडर्मल रूट आता है, सबलिंगुअल रूट आता है, सब लिंगुअल रूट आता है, ट्रांसडर्मल रूट आता है ना, सबलिंगुअल रूट, ट्रांसडर्मल रूट आता है, और इनहेलेशनल आ जाएगा, और सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल रूट, और कौन सा रूट आएगा भाई बताओ एक बार, और कौन सा रूट आएगा? इनहेलेशनल आ जाएगा, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल आ जाएगा, ठीक है, और नेजल रूट आ जाएगा, है ना, नेजल रूट आ जाएगा, NASA। ये चार्ट बनाओ फटाफट, है ना, फटाफट से चार्ट बनाओ, सारे बच्चे चार्ट बनाएंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे चार्ट बनाएंगे। बनाओ बनाओ बनाओ।
चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ट बना लिया आपने, कुछ रूट और एंगल्स की बात करते हैं। वैसे आप फंडामेंटल में पढ़ चुके होगे, बट फिर भी थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं, है ना। कौन कौन से रूट है, कौन कौन से एंगल्स पे लगती है दवाइयाँ, है ना, कैसे कैसे रूट है और उनको कौन कौन से एंगल पे हम लगाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 4 मेन रूट है और आपने पढ़ा भी होगा, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, है ना। 4 रूट है ना, वहाँ पे भी लिखना भूल गया मैं, इंजेक्टेबल में एक नाम और लिखना, इंट्राडर्मल, ID, है ना, इंट्राडर्मल रूट। तो लिखिए रूट, कौन कौन सी रूट है, देन कौन कौन सा एंगल है, कौन कौन सा एंगल है, कौन कौन सा रूट है, एंगल किस एंगल पे लगते हैं, क्या एडवांटेज है उनके ना, रूट्स के क्या एडवांटेज है। सबसे पहले आईवी रूट की बात कर लेते हैं, देन इंट्रामस्कुलर रूट की बात कर लेते हैं, देन सबक्यूटेनियस रूट की बात कर लेते हैं, लास्ट में इंट्राडर्मल रूट की बात कर लेते हैं। आईवी रूट लगभग 0 से कोई 10 डिग्री एंगल पे लगता है ना, ज्यादातर 0 डिग्री एकदम बराबर में ही लगता है ना, पैरेलल लगता है आईवी। आईवी तो बिल्कुल पैरेलल ही लगता है, उसमें क्या ही एंगल बनेगा इंट्रा वीनस रूट के अंदर। एडवांटेज ये है आईवी रूट का कि आईवी रूट्स को हम लोग इमरजेंसीज में यूज करते हैं, है ना। साइड सी बात है यार, जल्दी से जल्दी बॉडी में पहुंच जाता है, तो इस रूट को हम इमरजेंसीज में यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड इन इमरजेंसीज, जितनी भी इमरजेंसीज कंडीशंस होती है वहां पे हम इस रूट को यूज कर सकते हैं। तो आईवी रूट एंगल 0 से 10 डिग्री एंड इमरजेंसीज में यूज होता है। दूसरी बात, इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट आप सभी जानते हो, आईएम रूट हम हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों से, वाइवा में भी पूछा जाता है ना। और हमेशा प्लंजर को बैक पुश करके देखते हैं, है ना, सॉरी पुल करके देखते हैं, खींच के देखते हैं कि एयर आ रही है ना, ब्लड नहीं आना चाहिए, एयर आनी चाहिए हमेशा। एयर आ रही है मतलब वो सही जगह पे है, अगर ब्लड आ गया तो समझना वो गलत लग गया है। तो आईएम हमेशा 90 डिग्री पे लगता है। आईएम का कोई खास ऐसे एडवांटेज नहीं है ना, बस आईएम रूट जो दवाइयाँ स्पेसिफिक आईएम रूट से हम देते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वो काम करती है, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है ना, तो इसमें एडवांटेज की कोई खास बात है नहीं। सबक्यूटेनियस रूट कितने डिग्री पे लगता है, कौन बताएगा यार। सबक्यूटेनियस रूट हम लोग 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं ना। हाँ सर, 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। आजकल हमारे पास सबक्यूटेनियस नीडल भी आती है, सबक्यूटेनियस नीडल भी आती है हमारे पास, वो एग्जैक्ट सबक्यूटेनियस टिश्यूज में ही जाती है, तो उसको आप 90 डिग्री पे भी लगा सकते हो। बट सबक्यूटेनियस आपसे जब पूछा जाए नॉर्मली तो आंसर जाएगा 45 डिग्री। इसका एडवांटेज क्या है सबक्यूटेनियस रूट का, एडवांटेज ये है सबक्यूटेनियस रूट का कि इसको मरीज खुद लगा सकता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है ना, पॉसिबल होता है। पता है ना तुम्हें, पेशेंट खुद इसको लगा सकता है। कैसे लगा सकता है सर पेशेंट खुद इसको, अरे जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वो लगाते हैं सारे अपने आप, है ना, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वो सारे लगाते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। देन इंट्राडर्मल रूट, आईडी की बात कर लो। इंट्राडर्मल रूट जहां तक मुझे याद आ रहा है, इंट्राडर्मल रूट में कोई 15 डिग्री के एंगल की जरूरत पड़ती है हमें, है ना, 10 से 15 डिग्री के एंगल की जरूरत पड़ती है, कोई खास एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 5 से 15 डिग्री के एंगल की जरूरत पड़ती है ना। इंट्राडर्मल ज्यादातर हम एएसटी करते हैं, ठीक है, एएसटी के लिए चेक किया जाता है इंट्राडर्मल रूट, है ना, जहां पे हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, है ना, एलर्जी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। बीसीजी वैक्सीनेशन भी इसी से लगती है ना, तो इसको हम एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, एलर्जी सेंसिटिव टेस्टिंग, इसके लिए काम में ली जाती है दवाई। तो 4 ड्रग हो गई, रूट हो गए अलग अलग, है ना, बाकी ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने। अब देखो यार, एडवांटेज है तो जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज भी होंगे ही, है ना, हर दवाई के एडवांटेज है बट उनके कुछ नुकसान भी तो होंगे ना यार जी। डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके, देखो डिसएडवांटेज बता देता हूं मैं। आईवी रूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल।
है ना। इसके अंदर तो आपको पैसा मतलब पैसा क्या, पैसा खर्चना ही पड़ेगा, किसी ट्रेंड बंदे के पास जाना ही जाना पड़ेगा, है ना। इसमें तो आपको किसी हेल्थ केयर पर्सनल हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ये इसका नुकसान है। दूसरा, इसमें बिल्कुल स्टेराइल टेक्निक की जरूरत होती है ना, स्टेराइल प्रोसीजर है, स्टेराइल प्रोसीजर है। आईवी रूट हमेशा स्टेराइल टेक्निक से दिया जाता है। आईएम की भी यही दिक्कत है, आईएम में भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, स्टेराइल टेक्निक से दिया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। बट आईएम में एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आईएम में एक नुकसान एक्स्ट्रा और है कि इसमें आईएम रूट में हम मैक्सिमम 5 to 10 ml ड्रग ही दे सकते हैं एक बारी में। मैक्सिमम ड्रग जो दी जा सकती है इंट्रामस्कुलर रूट से वो 5 से 10 ml ही दी जा सकती है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। जानते हो तुम लोग, मैक्सिमम 5 से 10 ml दवाई ही दी जा सकती है एक बारी में इसमें, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर रूट का ये भी नुकसान है, ठीक है। आईवी रूट इमरजेंसीज में दिया जा सकता है, बोलसेस दिए जा सकते हैं, इन्फ्यूजन। सबक्यूटेनियस रूट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसका फायदा है। नुकसान तो यही है कि वहाँ पे जिधर यूज़ करते हैं अपने, वहाँ पे पेशेंट को थोड़े दिनों में दिक्कत होने लगती है ना, निशान बनने लग जाते हैं, दिक्कत होने लगती है थोड़ा। तो वो हम सिखाते हैं पेशेंट को कैसे लगानी है, अच्छे से एडवाइस करते हैं। और ज़्यादातर जो इंसुलिन होता है वो ज़्यादातर देखा होगा आपने पेशेंट्स पेट पे लगाते हैं ना, यूम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर दूर करके फिर वो लगाते हैं। वो सब मैं सिखाऊंगा जब आपको इंसुलिन पढ़ाऊंगा। इंटरडर्मल रूट के कोई खास नुकसान है नहीं, ये हम सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, आईडी रूट, इंटरडर्मल रूट। बीसीजी वैक्सीनेशन भी लगाते हैं इस रूट से हम बच्चों के, ठीक है। तो ये कुछ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। वैसे टॉपिक फंडामेंटल का है, बट क्योंकि जैसा कि आपके इसमें था तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ये पार्ट 1 था आज का, पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे यार, है ना। अगली क्लास में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू करेंगे। होमवर्क आपका सिर्फ इतना सा है बच्चों कि आपको रिवीजन करना है, जितना पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करके आना है। पार्ट 1 आज इतना ही है। पार्ट 1 में हमने आज बेसिक बेसिक सी बातें करी फार्मा की। अगली क्लास में जो अगला पार्ट 2 रहेगा, असली मजा उसमें आएगा, उसमें हम शुरू करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे तगड़ा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स, सबसे समझने वाला टॉपिक है, सबसे लग्जरी टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हॉट टॉपिक रहेंगे आपके। इन दोनों को समझ लिया तो मतलब आधी फार्मा आ गई, ठीक है। और एक दूसरा टॉपिक है सबसे बड़ा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसको समझ लिया तो समझना पूरी फार्मा आ गई। तो ये दो सबसे समझने वाले कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसको रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ के आना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों, एंड मिलते हैं अगले अध्याय में फार्माकोलॉजी के। तब तक के लिए प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और अगली क्लास का ऐसे इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखना एंड प्लीज़ ऐसे ही मुस्कुराते रहना।